चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट साइंस में हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आज इलेक्ट्रिसिटी में जो टॉपिक हम करने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। साफ सुथरी बातें, अगर हम एग्जाम की बात करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ, मतलब ओम का लॉ। क्लियर है? तो इस टॉपिक में एंटर होने से पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट आपसे बात करना चाहूंगा कि मैं आपको साइंस के नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूं एक बुक के रूप में। अगर आपको लगता है कि सर के नोट्स हमारे काम आएंगे और वाकई आपके काम आएंगे, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं और मुझसे समझते हैं, तो मैं सोचता हूं मेरे नोट्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। क्लियर है? ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन नोट्स के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर। मैं आपको ये नोट्स बाय पोस्ट और बाय कुरियर भिजवा सकता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है ओम्स लॉ। बोले तो ओम का लॉ। क्लियर है सर? मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, हम इन पॉइंट्स के है ना जरिए आगे बढ़ते जाते हैं। तो देखिएगा, पहले मैंने लिखा है इन 1827 में अ जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, पूरा नाम है ओम का जॉर्ज साइमन ओम, जो कि एक जर्मन है ना जर्मन फिजिसिस्ट थे। ठीक है, इनका जो बर्थ है वो हुआ था 1787 में और इनकी जो डेथ है वो हुई थी 1854 में। फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इन्होंने, कहने का मतलब हो गया, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया। साहब आप समझे कि नहीं समझे, है ना? इन्होंने एक रिलेशनशिप निकाली, है ना, इन्होंने एक रिलेशनशिप बनाई। क्लियर है? किसके किसके बीच में? तो कहने का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंट और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। ठीक है, आइएगा देखिए बात करते हैं, है ना, क्या रिलेशनशिप बनाई। तो सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ये जो ओम का जो लॉ है उसके अगर अकॉर्डिंग हम देखें, मतलब ओम ने जो लॉ दिया था, अगर हम उस लॉ की बात करें, सीधी सी बात है, मतलब वो लॉ क्या कहता है। तो सुनिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन metallic wire is directly proportional to the electric current that flows in it। साफ सुथरी बात है कि अगर कोई कंडक्टर है, क्लियर है, उस कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना, उस कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। किसके प्रोपोर्शनल है? मतलब उसके एंड्स पर जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके। कहने का मतलब हो गया, सीधी सी बात है कि अगर आप वहां पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, अगर आप वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को कम करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, कम। मतलब अगर वोल्ट की वैल्यू बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साफ सुथरी बात है ना, एम्पियर भी बढ़ जाएगा। अगर आप वोल्ट को कम करोगे तो एम्पियर भी डाउन हो जाएगा। क्लियर है ना? मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि इसका मतलब क्या हो गया, V इज प्रोपोर्शनल टू I। हमने यही बात की है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, V घटेगा तो I घटेगा। क्लियर है? और देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ भी बनाया। कुल मिलाकर अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सीधी बात है, और अगर आप फिर ग्राफ बनाते हैं तो आपको मिलेगा कि ग्राफ जो है वो एक कांस्टेंट लाइन, बोले तो एक सीधी लाइन है ना, और वो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आपको मिलेगी। कहने का मतलब जैसे जैसे आप V बढ़ाओगे वैसे वैसे I भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिएगा। जब आपने इस प्रोपोर्शनल को हटाया और आपने इक्वल का सिंबल लगाया तो यहां पर क्या बैठ गया, एक कांस्टेंट। क्लियर है? ये कांस्टेंट बैठा R। ये क्या है सर? तो सुनिएगा, मैंने यहां पे लिखा हियर R इज अ कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है जो अक्सर प्रोपोर्शनल से जब भी आप इक्वल में जाओगे तो वहां पर एक कांस्टेंट लगता है ना। हम ये मैथमेटिकल जो भी काम करते हैं उसमें इस प्रकार से हम करते थे, यहाँ पर एक कांस्टेंट लग गया। क्लियर है सर? ये कांस्टेंट जो है वो क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। सुनिएगा मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा हियर R इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर। ये जो भी मेटालिक वायर था, ये जो भी कंडक्टर था, क्लियर, तो उसके लिए ये R जो है वो कौन है, वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। क्लियर बात है भाई, टेम्परेचर डिस्टर्ब करता है, इसीलिए एक खास टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं ऑफ द गिवन मेटालिक वायर। जो भी मेटालिक वायर है ये उसका क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। हालांकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि रेजिस्टेंस होता क्या है। साफ सुथरी बात है। तो हर एक कंडक्टर में, है ना, हर एक मेटालिक वायर में, आप किसी को भी कह दीजिए, ठीक है ना, तो हर एक कंडक्टर में कहने का मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए, है ना, मतलब ऑब्स्टिकल क्रिएट करती है। मैंने बताया था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फ्लो में, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में आने वाली बाधाओं को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। सीधी बात है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है साहब। ओके,
रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, मैंने अब इसको डिफाइन भी किया है तो देख लीजिएगा। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट, है ना, मतलब ये रेजिस्ट करती है ना, रोकती है, बाधा तय करती है। ओके, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट। साफ सुथरी बात है, रेजिस्टेंस जो होता है वो एक प्रकार की प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की, जो कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करने का काम करती है, उसको रोकने का काम करती है। क्लियर है? ठीक है। फ्रॉम ओम्स लॉ, अब आप ओम्स के लॉ से कह सकते हो R इज इक्वल V अपॉन I। जब हमें V इज इक्वल R इंटू I मिला तो आप कह सकते हो R इज इक्वल V अपॉन I। ठीक है, क्योंकि अब हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमने रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला भी देखा, इसी से V इज इक्वल RI से ही बना R इज इक्वल V अपॉन I। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं इसको आगे, सुनिएगा। नेक्स्ट मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, द SI यूनिट। सीधी बात है, SI यूनिट तो देखनी पड़ेगी, हम मापेंगे किस में, रेजिस्टेंस को मेजर किस में करेंगे, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब कि द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। साफ सुथरी बात है, रेजिस्टेंस को मापने के लिए एक यूनिट का यूज किया जाता है और उस यूनिट को हम कहते हैं ओम। क्लियर बात है ना, मतलब ओम जो फिजिसिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्हीं के सम्मान में, है ना, ये नाम रखा गया है। तो कुल मिलाकर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। ठीक है सर, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक कैरेक्टर ओम। दिख रहा है आपको? इस प्रकार का आप कैरेक्टर, कहने का मतलब ये जो कैरेक्टर है ना, आप इससे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस। देखिए, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था तब मैंने आपको कहा था 1 वोल्ट की डेफिनेशन का ध्यान रखना। हमने इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा था तब मैंने आपको कहा था 1 एम्पियर की डेफिनेशन को ध्यान में रखना। अब जब हम रेजिस्टेंस की बात करें तो मैं आपको कह रहा हूं 1 ओम की डेफिनेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान देना, है ना, मतलब डेफिनेशन पूछ लेते हैं, चाहे वो 1 एम्पियर की पूछे, चाहे वो 1 वोल्ट की पूछे, चाहे वो 1 ओम की पूछे। ठीक है, तो पूछ लेते हैं, अक्सर दिखाई देती हैं एग्जाम में, ध्यान देना। तो आइएगा बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस होता क्या है, कहते हैं किसे, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो सुनिएगा, हम इसे डिफाइन करते हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, क्लियर है, एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर थ्रू इट, द रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। अगर किसी कंडक्टर के सिरों पर, अगर किसी मेटेलिक वायर के, है ना, 2 एंड्स पर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का रखते हो और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट अगर 1 एम्पियर फ्लो हो रही है, इसका मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? 1 ओम। क्लियर हुआ? मैंने क्या कहा कि कोई अगर कंडक्टर है, कोई मेटेलिक वायर है, उसके 2 एंड्स हैं, उन 2 एंड्स पर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का रखते हो और उसमें से होने वाली इलेक्ट्रिक करंट अगर 1 एम्पियर है, इट मींस उसका रेजिस्टेंस, उस मेटेलिक वायर का, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम। क्लियर है? ओके सर, इट मींस 1 ओम इज इक्वल 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, अब आइएगा हम बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है, इसकी भी बात करते हैं। इसी से, मतलब ओम के लॉ से ही ये बना है भाई, सीधी बात है ना। हमें ओम का लॉ क्या कहता है, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा। ओम का लॉ कहता है कि V प्रोपोर्शनल, सीधी बात है, I, तो V बराबर हमें क्या मिल गया, तो एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास V के लिए। अब इसी से आप बना सकते हो R बराबर V अपॉन I, सीधी बात है, R इज इक्वल V अपॉन I, ये दूसरा हो गया। तो इसी प्रकार से, है ना, सेम टू सेम आप एक और फॉर्मूला बना सकते हो, कैसा सर? I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R। तो हम इसकी भी बात कर लेते हैं। क्लियर है? ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इसकी भी बात कर लेते हैं, है ना। ध्यान दें, यहां से किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखें। ठीक है सर, अब मैंने कहा है कि फ्रॉम ओम्स लॉ I इज इक्वल V अपॉन R होता है। ओम का लॉ है साहब, V इज इक्वल RI, तो इसी से बन गया I इज इक्वल V अपॉन R। ओके सर, तो हमें मिल गया है I इज इक्वल V अपॉन R। अब सुनिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इट मींस वी कैन से दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर के आगे मैंने ब्रैकेट में रेजिस्टर भी लिखा है, सीधी बात है, वो कंडक्टर एक प्रकार का रेजिस्टर भी है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? रेजिस्टेंस है। सीधी बात है, हर कंडक्टर में थोड़ी ना थोड़ी, है ना, थोड़ा ना थोड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो कहने का मतलब, चूंकि, है ना, सिंस उसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, इसलिए उसको हमने क्या कहा? रजिस्टर। तो घबराइएगा मत कि ये रजिस्टर क्या है, ये कंडक्टर क्या है,
तो कहने का मतलब हो गया मैंने कंडक्टर को ही क्या कहा है, रजिस्टर। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है। साफ सुथरी बात है। फिर से बात करते हैं। इट मींस वी कैन से दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर और रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। साफ सुथरी बात है कि साहब ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। मेरा कहने का मतलब है अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हो तो करंट का फ्लो होना क्या हो जाएगा, कम। साफ सुथरी बात है, क्लियर है। अगर आप रेजिस्टेंस को कम कर देते हो तो करंट का फ्लो होना हो जाएगा अच्छा। सीधी बात है, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस घटाओगे तो करंट बढ़ेगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रहे। ठीक है ना। हम बिल्कुल किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मैंने आपको कहा था रियोस्टेट का यूज करके। सीधी बात है, ठीक है। तो आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। उसके बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स भी है जिन पर, है ना, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड भी करता है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। तो कहने मतलब हो गया आप किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। ठीक है, चलेगा। तो कुल मिलाकर इसने कहा कि अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट घटेगा, अगर आप रेजिस्टेंस घटाओगे तो करंट बढ़ेगा। क्लियर है, ओके सर। इफ वी डबल द रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिक करंट विल बी हाफ। कहने का मतलब हो गया कि अगर आप किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को डबल कर दोगे, भाई जो पहले था ना उसका अगर आपने डबल कर दिया तो करंट जो पहले थी उसकी आधी हो जाएगी। साफ सुथरी बात है। अगर आपने रेजिस्टेंस को डबल किया, है ना, तो करंट कम होकर कितनी हो जाएगी, आधी। क्लियर है, जितनी पहले थी उसकी जस्ट आधी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस पहले था उसका आपने जस्ट क्या कर दिया, डबल। क्लियर है। तो कहने का मतलब था, ये था हमारे आज के पॉइंट, ये था हमारा ओम का लॉ। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, मैंने अपनी पूरी की पूरी कोशिश की है, ठीक है, कि आपको अच्छे से समझ में आए, और मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ओम्स का लॉ, है ना, सॉरी, ओम का लॉ अगर आपको क्लियर हो गया है, ठीक है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें मेरे इस वीडियो को, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।